हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का दूसरा वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, मतलब परावर्तन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसको भी हम जानेंगे। उसके बाद आता है परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो दो इसके भी प्रकार होते हैं, एक नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। तो ये सब क्या होते हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद चौथा आता है कि प्रतिबिंब। अब ये इमेज क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे, पूरा इसका परिभाषा क्या होता है। और उसके बाद आता है हमारा पांचवा जो टॉपिक है कि प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के भी दो प्रकार होते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने प्रकाश के बारे में सब कुछ पूरा डिटेल में उसमें हमने बताया है। तो यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला जो लेक्चर है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, तीनों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहां से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले जाकर पहला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, मतलब सिंपल में कहें तो परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो भैया सबसे पहला यही पॉइंट आता है कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझने से पहले आपको इसको फिगर से समझिए, उसके बाद डेफिनेशन आपको यूं ही याद हो जाएगा, क्योंकि मैं कभी भी डेफिनेशन को रटवाता नहीं हूं। तो चलिए हम समझते हैं। तो परावर्तन कहते किसे हैं, तो मान लेते हैं एक यहाँ पे समझिएगा, एक हम यहाँ पे एक सतह ले लेते हैं। ये कैसा सतह है, एक समतल सतह है, आप कैसा भी सतह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक की ओर इसकी लेप लगाई गई है। ठीक है, मतलब ये पॉलिशदार क्या है, एक सतह है। अब इस पर जब प्रकाश किरणें, जब कोई भी प्रकाश किरणें इस प्रकार आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होता है, जब प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती है तो जहां पर ये आपतित होगा, मतलब जहां पर ये किरणें इस सतह पर आती हैं वहां पर हम एक अभिलंब ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक मैंने अभिलंब यहाँ पर खींच दिया। तो जैसे ये प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती हैं, मतलब इस पर टकराती हैं, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी हम केवल समझा रहे हैं, डेफिनेशन आपको याद कराया जाएगा फिगर से ही। पहले समझिए, ये प्रकाश किरणें हैं, ये एक सतह पर टकराई हैं और टकराने के पश्चात वो क्या हो जाती हैं, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस वाले को याद रखेंगे, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इस वाले किरण को आपतित किरण, इस वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और इस वाले को जो ये रेड कलर का आपका दिखाई दे रहा है, इसे हम अभिलंब कहते हैं। मतलब यहां सिंपल में मैं लिख दे रहा हूं लंब, अभिलंब है। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसे, ये जो सतह है, इसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। ठीक है, तो हम यहां से डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे जब प्रकाश किरणें, अब हम डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक और पॉइंट्स है कि इससे हम इस किरण को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आई कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और लंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और आई जो होता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो आर होता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, क्यों परावर्तन का डेफिनेशन हम कैसे कहेंगे। तो हम कहेंगे जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर, ये प्रकाश किरणें हैं, तो जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, उसको समझना है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये प्रकाश किरणें हैं, तो हम कहेंगे जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बताइए, इस प्रकार आप डेफिनेशन को लिख लेंगे ना। तो मैं एक बार डेफिनेशन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सुनकर इसे लिख लिए होंगे। और कभी भी पढ़ाई कीजिए तो नोट्स लेकर आप बैठिए, ठीक है। रफ की कॉपी ही लेकर बैठिए, उसको जो भी बताया जा रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि यहीं से डेफिनेशन सुनकर लिखा जाए। हमने क्या कहा, हमने यही बात कहा कि जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं परिभाषा लिख रहा हूं, जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गया आपका परावर्तन का डेफिनेशन। यहाँ पे हमने फिगर बना दिया है। अब आता है कि परावर्तन का हमने परिभाषा देख लिया। परिभाषा लिखने के बाद इसको आपको फिगर बनाना है और जो नाम याद रखना है, इसे आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण, परावर्तक सतह, ये अभिलंब है, आई क्या है आपतन कोण, आर क्या है परावर्तन कोण। अब कभी कभी आपसे लोग पूछ लेते हैं, बहुत से ऐसे टीचर भी हैं वो भी पूछ लेते हैं कि भैया बताइए आई जो आपतन कोण है इसको परिभाषा हम कैसे करेंगे। तो आई का परिभाषा कह सकते हैं कि आपतित किरण, समझिएगा ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इस प्रकार आपको डेफिनेशन बोलना है। परावर्तन कोण यदि इससे को कह दिया जाए, आर का डेफिनेशन पूछा जाए, आर क्या है परावर्तन कोण है, तो आप कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इस प्रकार डेफिनेशन को याद करना है, कभी भी रटना नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि परावर्तन हमने जान लिया, परावर्तन का डेफिनेशन लिखने के बाद ये आपको लिख देना है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा जो टॉपिक है कि परावर्तन के जो नियम होते हैं उसको। तो हम देखते हैं परावर्तन का नियम। तो बताइए परावर्तन के कितने नियम हमने अभी शुरू में ही बताया था। तो हमने बताया था परावर्तन के कितने, 2 नियम होते हैं। कितने, 2 नियम होते हैं। अब वो 2 नियम में से सबसे पहला आता है हमारा प्रथम नियम। तो भैया प्रथम नियम किसे कहते हैं। तो प्रथम नियम में हमें क्या बताया गया, परावर्तन में हमें बताया गया कि जो ये आपतित किरण होती है और जो ये परावर्तित किरण होती है और जो ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक ही तल पे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक ही सतह पर होते हैं। समझ में आया। देखिए डेफिनेशन रटे रहेंगे तो आपको जो नियम है या डेफिनेशन है वो कभी भी आपको मतलब कोई अलग तरीके से बोलेगा तो आप कहेंगे गलत है, ठीक है। समझिएगा बात, यहाँ पे कहा गया कि बिंदु पर या सतह पर होने की यहाँ पे बात कही गई है। किसको, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या सतह पर होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, प्रथम नियम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इस प्रकार अगर आपने नोट्स लिया होगा या आपने जो क्या होता है जो रफ की कॉपी ली होगी तो उसमें आप सुनकर लिखिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ लिखता हुई चलूं, ठीक है। ऐसे समय आपका भी बचेगा और जरूर आप लिख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ इस प्रकार आप समझाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। आप आगे के टॉपिक को पढ़ाते जाइए, ठीक है। इससे आपकी समय बचेगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार। इतना लिखने के बाद लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह या बिंदु भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
बिंदु पर होते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि जो क्या है, नियम है, जो लॉ है वो हमने लिखा है कि परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर या एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। तो अब आते हैं द्वितीय नियम पर। तो द्वितीय नियम भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम में हमें क्या बताया गया? द्वितीय नियम में हमें सिंपल वे में यही बताया गया कि जो क्या होता है, जो कोण I होता है वो कोण R के बराबर होता है। यही हमें द्वितीय नियम में बताया गया। अब ये मतलब यहाँ पे एक आ गया कि जो कोण I है वो कोण R के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो कोण I को हम क्या कहते हैं? कोण I को हम आपतन कोण कहते हैं ना, यहीं पे तो हमने बताया था। तो इसको हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। आर वाले को परावर्तन कोण कहते हैं। तो बताइए, इस प्रकार आप डेफिनेशन लिख सकते हैं ना कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के इक्वल होता है, मतलब बराबर होते हैं। तो इसका दूसरा नियम आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतित किरण I परावर्तित किरण आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो आशा करते हैं आप इस प्रकार लिख लेंगे। या जो विद्यार्थी नहीं लिख पाते हैं, मैं अंत में बताऊंगा कि कैसे आप नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स भी हम अंत में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपको 90% यहीं से याद भी हो जाए और कंफर्म हो जाए, इसलिए मैं रफ में इसलिए कहता हूं कि आप सुनकर लिखेंगे तो आपको नोट्स बनाना आएगा। ठीक है, तो नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, यदि सुनकर बनाते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो आशा करते हैं स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब हमने आपको पढ़ाया ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंत में हम आपको बता देंगे कैसे आप ले सकते हैं उसको। तो अब आते हैं, ये तो हमने जान लिया इतना। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो है कि परिवर्तन जाना, परिवर्तन के नियम जाना। अब हम देखेंगे परिवर्तन के प्रकार। तो यहां पे हम तीसरा टॉपिक लिखते हैं, परिवर्तन के प्रकार। तो परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? हमने अभी शुरू में ही आपको बताया था कि परिवर्तन के 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आता है नियमित परावर्तन। तो भैया सबसे पहले आता है नियमित परिवर्तन। अब नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन यदि आपको याद करना है तो जो फिगर बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो नियमित परिवर्तन में क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का सतह है, परंतु ये सतह पालिशदार तो है, परंतु इसका सतह का होना आवश्यक है। कैसा कैसा होना चाहिए? ये सतह है, पहला समतल होना चाहिए और दूसरा चिकना होना चाहिए। ठीक है, समतल व चिकना होना चाहिए ये सतह। ठीक है, तो जब प्रकाश किरणें किसी समतल, यहां पे मान लेते हैं ये क्या होता है, इस पर जैसे ही प्रकाश किरणें, देखिए ये प्रकाश किरणें इस सतह पर क्या होती हैं? आपतित होती हैं। मतलब जब ये प्रकाश किरणें हैं तो ये प्रकाश किरणें इस सतह पर टकराती हैं। कैसा सतह है? समतल व चिकना सतह है। तो टकराने के पश्चात ये पुनः उसी माध्यम में ये क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है? पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है इस प्रकार। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? नियमित परिवर्तन कहते हैं। तो मतलब हमने क्या समझाया कि जैसे प्रकाश किरणें आती हैं वैसे ही समतल व चिकनी पृष्ठ से टकराकर क्या हो जाती है? वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये क्या होते हैं? ये किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। मतलब परिवर्तन की यहाँ पे घटना हो रही है, तो परिवर्तन में ये एक दूसरे किरणें, जो क्या है प्रकाश किरणें हैं, वो एक दूसरे के समांतर हैं। दिख रहे हैं ना? जैसे इधर समांतर थी, उसी प्रकार परिवर्तन होने के पश्चात भी समांतर
समांतर होते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे जब प्रकाश का परिवर्तन, यहाँ पे हम सिंपल वे में कहेंगे जब प्रकाश का परिवर्तन, यहाँ पे परिवर्तन की घटना हो रही है, तो हम कहेंगे जब प्रकाश का परिवर्तन किसी समतल व चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इस घटना को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो मैं एक बार और डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और इसे नोट्स में लिखिए। आप कहेंगे जब प्रकाश का परिवर्तन किसी समतल व चिकने पृष्ठ से होता है तो परिवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। तो मैं यहां पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि जब परावर्तन के ऐसे नहीं, जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल व चिकने पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। क्या आप कहेंगे जब प्रकाश का परिवर्तन किसी समतल व चिकने पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे के, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम दूसरे पर, जो है अनियमित परावर्तन। अब जब इसके अपोजिट यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रकार का खुरदरा ये पृष्ठ होता है, ये एक प्रकार का, मतलब ऐसे ये कोई खुरदरा पृष्ठ है। ठीक है, और इस पर ये क्या है, पालिशदार लेप लगाया गया है, जिस प्रकार इसमें लगाया गया था। तो ये कैसा पृष्ठ है, तो ये एक खुरदरा पृष्ठ है। तो यहाँ पे मैं लिखते रहा हूँ खुरदरा पृष्ठ है, पृष्ठ या सतह। तो यहाँ पे हमने कह रहे हैं कि जब प्रकाश का परिवर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, अब यहाँ पर ऐसे प्रकाश किरणें ये आपतित होती हैं, तो ये आपतित होने के पश्चात ये ऐसे निकल जाती हैं। तो कोई प्रकाश किरणें ऐसे आ रहा है तो कोई इधर निकल जा रहा है, कोई प्रकाश किरणें ऐसे टकरा रहा है तो ये ऐसे आ जा रहा है परिवर्तन होने के पश्चात, कोई प्रकाश किरणें ऐसे टकरा रहा है तो वो इस प्रकार इधर चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुरदरे पृष्ठ है, तो ये प्रकाश किरणें परिवर्तन तो यहाँ पे घटना हो रही है, परंतु इसका परिवर्तन होने के पश्चात कोई इस दिशा में जा रहा है तो कोई किरणें इस दिशा में चली जा रही हैं, मतलब इनकी दिशाएं अलग अलग हो जा रही हैं। तो इस परिवर्तन को हम अनियमित परिवर्तन कहते हैं। तो हम यही कह सकते हैं डेफिनेशन कि जब प्रकाश का परिवर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से या खुरदरे सतह से होता है तो प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर, कोई इधर तो कोई इधर, तो प्रकाश किरणें एक अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। तो इस घटना को नियमित क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन बोल देंगे कि जब प्रकाश का परिवर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है
तो परावर्तन के पश्चात ये अलग प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। तो इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन सिंपल में मैं एक बार बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट्स में लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है लिखने का। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जब प्रकाश का परावर्तन, लिखेंगे जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे सतह से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने लिख लिया होगा। लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अपना अंतिम टॉपिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिबिंब हमारा। तो ऐसे ही आपको एक एक टॉपिक को समझते जाना है और कोई भी चीज को रटना नहीं, उसको समझ कर याद करना है। यदि आपको समझना है तो ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आप हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा अच्छे से प्लेलिस्ट भी दिया जाएगा। अंत में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कैसे आप सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है, कैसे आपको रोजाना कब कब टाइम पे वीडियो मिलता है, कैसे आप जो क्या होता है नोट्स को ले सकते हैं, टोटल आपको बताया जाएगा, ठीक है। अंत में आप थोड़ी सी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब आते हैं हम अपने जो 5वां टॉपिक है, जो है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे हम इमेज भी कहते हैं। तो सबसे पहला यही आता है कि प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है। तो प्रतिबिंब का बहुत सिंपल परिभाषा होता है। यहां पे ये बताया जाता है कि जब प्रकाश किरणें समझिएगा, जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात समझिएगा, हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा जब प्रकाश किरणों का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको हम फिगर से समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि आपको डेफिनेशन याद हो जाए। तो आप क्या कहेंगे, जब प्रकाश किरणों का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह निश्चित बिंदु ही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो चलिए अब हम फिगर से इसको अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा। तो ये मान लेते हैं एक हमने दर्पण ले लिया, ठीक है, ये हमने एक क्या ले लिया, दर्पण, ठीक है। अब इस दर्पण का ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष है, ठीक है। अभी हमने कुछ आपको बताया नहीं है दर्पण के बारे में, ऐसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिगर किताब में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई मुख्य फोकस है F, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकाश किरणें ऐसे समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं। अब द्वितीय प्रकाश किरणें, ध्यान से समझिएगा, अब द्वितीय प्रकाश किरणें ये सीधे जाती हैं, समझिएगा, यहाँ पर एक क्या है, प्रकाशिक केंद्र C है। तो द्वितीय प्रकाश किरणें इस प्रकार जाती हैं और परावर्तन के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, मतलब उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो ये दोनों किरणें, एक ये पहला रेड वाला पहला किरण था और ये दूसरा ब्लैक वाला था। तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन हुआ है ना, तो परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यही बिंदु क्या कहलाएगा, इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब ही वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई AB वस्तु था यहाँ पे,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, इस प्रकार ये हो जाएगा। तो ये जो क्या कहलाएगा, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं वह बिंदु ही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, हमने यही ना कहा कि जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा, केवल हम बोल रहे हैं तो आप समझिएगा, यहाँ पे परावर्तन की घटना हो रही है तो हम कहेंगे जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जब जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब लगता है कि मिलती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद जब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बताया जाएगा तो उसमें हम फिगर से बताएंगे तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही समझिए, ठीक है, बहुत है, धीरे धीरे हम समझते हैं एक एक टॉपिक को। तो हम आते हैं प्रतिबिंब का डेफिनेशन। तो हम लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने कहा कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, मतलब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, ये लिखना तो सही नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपको डेफिनेशन याद हो जाए, परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जब प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जब हमने अभी फिगर बनाया था तो वहां पे हमने दो ही किरणें लिया था, दो से अधिक भी किरणें हो सकती हैं। तो अब आता है, ये हो गया जो प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नियमित, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक होता है। आप कहेंगे जब प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, या केवल आप लिख सकते हैं कि जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, मतलब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें
जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, लिखना नहीं होता तो आपको बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता, ठीक है, परंतु लिखना पड़ रहा है एक एक पॉइंट्स। दूसरा होता है आभासीय प्रतिबिंब। तो इसका आप सिंपल वे में यहाँ से लेकर ये आप जिस बिंदु पर मिलती हैं छोड़कर आप लिखेंगे जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब आप क्या लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किरणें या प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु आभासीय प्रतिबिंब कहलाता है। वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने दोनों का डेफिनेशन लिख दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ क्योंकि ये देखिए आपको डेफिनेशन भले यहाँ पे लिख दिया गया है, अगले क्लास से कोशिश किया जाएगा कि आपको डेफिनेशन आपको यहीं पे बोला जाए, 2-3 बार आपको दिया जाए टाइम, 2-3 बार आपको समझाया जाए, परंतु आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखा नहीं जाएगा, आपको इसको याद करना होगा क्योंकि वीडियो में याद हो जाए, डेफिनेशन लिख लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसको याद करना इंपॉर्टेंट है और उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको इसको सभी को जब भी बोला जाए तो अपने नोट्स में आप लिखिए, रफ की कॉपी लीजिए और उसको लिखिए कम से कम रफ में ही। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं इससे पीछे वो सब कुछ आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और यदि आपको समझ में आया है और यदि आप ऐसे ही अपने सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा प्लेलिस्ट मांग सकते हैं। वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का आपको लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। ये तो दूसरा लेक्चर था, इसी प्रकार आपको सभी लेक्चर नीचे मिल जाएंगे या आप चैनल के मेन प्लेलिस्ट जहाँ पे है वहां पर जाकर अगर आपको ढूंढने आए तो आप वहां से ढूंढकर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही आपको सभी का नोट्स कैसे मिलेगा हमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो ऐसे बहुत से इससे पहले जो भी पढ़ रहे थे स्टूडेंट वो भी मांग रहे थे, अभी बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं और मांग भी रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए नोट्स बना दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ रुपये आपको पे करके बहुत ही कम हमने प्राइस रखा है, इतना कम कि एक गरीब स्टूडेंट भी वहाँ से लेकर आप सभी नोट्स को पढ़ सकता है। तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा आप उनसे मांग सकते हैं। वो हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको सब कुछ बताएंगे, आपको कैसे लेना
लेना है, किस प्रकार आपको परचेज करना है, वो सब आपको बताएंगे। आशा करते हैं कि वहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि फिर भी दिक्कत होती है कोई भी, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए, हमसे यदि बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रहा होगा, तो इस इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।